कैसे हो आप लोग। आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांडला में हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारा फिजिक्स चला हुआ है और फिजिक्स में हमने अपना पहला चैप्टर मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया है और हमारा चला हुआ है सेकंड चैप्टर यांत्रिकी। तो आज हमारी यांत्रिकी चैप्टर है उसकी सेकंड क्लास है। तो चलते हैं अपने यांत्रिकी चैप्टर को लेकर मैकेनिक्स को, और मैकेनिक्स में हमने गति के बारे में, गति क्या होती है, विराम क्या होती है, गति के कितने टाइप होते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन कर लिया था। तो आज देखते हैं हम दूरी और विस्थापन के बारे में। देखो दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, और दूरी क्या होती है, डिस्टेंस। देखो दूरी क्या होती है, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। देखो दूरी क्या है, जो गतिमान वस्तु होती है तो गतिमान वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितनी लंबाई तय की जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम दूरी कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु A है और हमें बिंदु B तक जाना है, एक बिंदु A से हमें एक बिंदु B तक जाना है, तो हम A से B तक इस रूट को भी जा सकते हैं। तो हमारी लंबाई हो जाएगी इस तरीके से। हम A से B इस तरह भी जा सकते हैं और A से B इस तरह भी जा सकते हैं, A से B इस तरीके से भी जा सकते हैं, A से B इस तरीके से भी जा सकते हैं। कहने की बात यह होती है कि A से B तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए अनंत दूरियां हो सकती है। सच्ची बात क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में क्या हो सकती है, अनंत दूरियां हो सकती है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम हो जाता है कि हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है तो कितने मार्ग हम तय कर सकते हैं, कितने मार्गों से होकर जा सकते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अनंत मार्गों से होकर हम जा सकते हैं, अनंत दूरियां तय करते हैं। तो ठीक है, देखो इसको हम नाम दे दे दूरी नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ऐसे काफ़ी हो सकती है दूरियां, अनंत हो सकती है। तो जो सबसे सीधी और सरल दूरी है दो बिंदुओं के बीच जो सबसे सीधी और सरल दूरी है, कहने की बात यह है दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम दूरी जो दो बिंदुओं के बीच होती है, उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखो विस्थापन एक दूरी है, लेकिन वो दूरी है विस्थापन जो दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो लिख लेते हैं विस्थापन डेफिनेशन। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जो सबसे कम दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच, उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखो यदि हम बात करें नंबर 1 दूरी की तो 3 से बड़ी है, 2 की बात करें बड़ी है, 4 और 5 की बात करें बड़ी है। यानी कि हम कह सकते हैं जो दूरी होती है, दूरी विस्थापन से बड़ी होती है। दूरी कभी विस्थापन से छोटी नहीं होती, दूरी हमेशा क्या होती है, विस्थापन से बड़ी होती है। लेकिन एक दूरी ऐसी भी होती है जो विस्थापन के बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं दूरी विस्थापन के बराबर और बड़ी होती है। तो आपको याद रखना है जो दूरी होती है विस्थापन से बड़ी और विस्थापन के बराबर होती है, कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। तो चलते आगे, समझ आया दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी दो बिंदुओं के बीच तय की गई लंबाई को कहते हैं और विस्थापन वो दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटी होती है। तो आगे चलते हैं,
जो दूरी की बात करते हैं तो दूरी का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर। दूरी को हम मीटर में मापते हैं। उसी प्रकार विस्थापन भी क्या एक दूरी ही है, तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा। आगे चलते हैं तो जो दूरी होती है, दूरी का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, दूरी का भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन जो विस्थापन है इसका ऋणात्मक मान संभव होता है, विस्थापन ऋणात्मक होता है। आगे चलते हैं, जो हमारी दूरी होती है, दूरी एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है दूरी। लेकिन जो विस्थापन है, ये विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। सदिश का मतलब क्या होता है, विस्थापन के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दूरी के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो आगे चलते हैं, दूरी समय के साथ कम नहीं होती, दूरी समय के साथ कम नहीं होती। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। जो दूरी होती है तो समय के साथ बढ़ती है लेकिन कभी भी कम नहीं होती। लेकिन यदि विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है, समय के साथ कम होता है। विस्थापन समय के साथ कम हो सकता है। तो आप देख सकते हो, आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भाई दूरी तो कम नहीं होती लेकिन विस्थापन समय के साथ कम हो जाता है। कैसे, अब देखते हैं। देखो, यदि हम ए बिंदु से बिंदु बी तक जाते हैं, हम गए ए बिंदु से बिंदु बी तक और हमने यो तय की 8 किलोमीटर, हम ए से बी तक गए 8 किलोमीटर। तो ए से बी तक जाने में विस्थापन और दूरी क्या है, दोनों इक्वल है। 8 किलोमीटर ही विस्थापन है और 8 किलोमीटर ही दूरी है। ए से बी तक दोनों इक्वल है। इसके बाद व्यक्ति ने क्या किया, बी से वापस हो लिया और बिंदु सी तक आ गया 4 किलोमीटर। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि समय के साथ विस्थापन घट जाता है, दूरी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम कि ए से सी तक की जो दूरी है वो कितनी है। तो वो 8 तो यह चला और 4 यह चला, दूरी कितनी होगी, 8 + 4 12 किलोमीटर। लेकिन बात करते हैं ए से सी के बीच जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ। तो विस्थापन की डेफिनेशन होती है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी दो बिंदुओं के बीच की। तो सबसे कम दूरी कौन सी होगी दो बिंदुओं के बीच, ए से सी या दूरी होगी। तो यही क्या है, सबसे कम दूरी विस्थापन है। तो कितना हो जाएगा विस्थापन, देखो 4 तो चल दिया, 4 बच जाएगा। तो ये 4 क्या है, ये विस्थापन है। देखो विस्थापन क्या हो गया, समय के साथ घट गया, लेकिन दूरी क्या है, समय के साथ बढ़ गई। चलो आगे चलते हैं हम। ऐसे कई मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं दूरी और विस्थापन संबंधित, नोट कर लिया। तो आगे चलते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन आता है वर्त को लेकर, सर्किल को लेकर क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। जैसे सर्किल है और कोई व्यक्ति क्या करता है, बिंदु ए से चलता है, कोई व्यक्ति सर्किल पर बिंदु ए से चलता है और इस तरीके से चलता जाता है और बिंदु ए पर ही वापस आ जाता है। तो कई बार पूछते हैं कि दूरी कितनी तय की, कई बार पूछते हैं विस्थापन कितना हुआ। देखो ए से चला था और ए पर ही आ गया, जहाँ से चला वहीं पर आ गया, तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी 0 है, क्योंकि जहाँ चलता वहीं आ गया, दूरी तो तय की नहीं यहाँ पर। तो विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, 0। जहाँ से चला वहीं पर है तो 0, विस्थापन 0 है। लेकिन बात करते हैं हम दूरी की, तो दूरी कितनी हो जाएगी। देखो यह डिस्टेंस क्या होगी, ये दूरी होगी।
तो क्या होती है परिधि 2πr, तो दूरी हो जाएगी 2πr, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा 0। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। अब ले लेते हैं हम अर्धवर्त। तो कोई पूछ लेते हैं आप लोगों से कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलता है और इस तरीके से बिंदु बी पर चला जाता है, तो उसने दूरी कितनी तय की, विस्थापन कितना हुआ। देखो दूरी क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक जो चला तो वो कंप्लीट होता है 2πr, और जब आधा हो गया तो क्या हो जाएगा πr। विस्थापन की बात करते हैं, देखो ये दूरी तो ज़्यादा हो जाएगी दो बिंदुओं के बीच, ए और बी के बीच ये दूरी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन डेफिनेशन क्या होती है विस्थापन की, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो सबसे कम दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी होगी सबसे कम ए और बी के बीच। सबसे कम क्या होगी, यह वाली दूरी होगी ए और बी के बीच। ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होती है r त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है r, तो विस्थापन क्या हो जाएगा r + r बराबर 2r। तो विस्थापन 2r और दूरी क्या हो जाएगी πr। तो आगे चलते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति था, बिंदु ए से चलता है, बिंदु बी पर जाता है और बी से फिर सी पर जाता है। यहाँ पर चलता है वो 3 किलोमीटर, यहाँ पर चलता है वो 4 किलोमीटर। तो उस व्यक्ति ने जो ए से चला था और सी तक गया, कितनी तो दूरी तय की और कितना उसने विस्थापन किया। तो दूरी क्या हो गई 3 + 4 कितना हो गई 7 किलोमीटर। तो क्या हो गई डिस्टेंस हो गई दूरी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। तो ए और सी के बीच न्यूनतम दूरी कौन सी है, ए और सी के बीच जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा है, तो छोटा रास्ता ये है। तो ये रास्ता क्या होगा, ए से सी तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा, और यही क्या होगा हमारा विस्थापन होगा। और ये जो है विस्थापन है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण। ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं हम कर्ण। और ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब। यदि आप इसमें लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम तो आपका निकल कर आएगा ये कर्ण कितना 5 किलोमीटर। तो कितना विस्थापन हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दूरी और विस्थापन से पूछे जाते हैं। तो अब चलते आगे, समझ आया होगा। तो चाल और वेग के बारे में पढ़ते हैं, चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। चाल स्पीड यानी कि, और एक होता है वेग वेलोसिटी। देखो जो चाल होती है इसको कहते हैं एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय की जाती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय की जाती है उसे क्या बोलते हैं हम चाल कहते हैं। कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या बोलते हैं हम, उस वस्तु की चाल कहते हैं। यदि वेग की बात करें तो एकांक समयांतराल में जितना कोई वस्तु विस्थापित होती है, जितनी कोई वस्तु विस्थापित होती है उसे क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। लिख लेते डेफिनेशन, एकांक समय अंतराल में कोई वस्तु जितनी विस्थापित होती है उसे क्या बोलते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो वो वेग क्या होता है, एकांक समयांतराल में जो वस्तु द्वारा विस्थापन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो चलते आगे। तो चाल का यदि फॉर्मूले की बात करते हैं, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय।
और वेग की बात करते हैं तो वेग वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन। तो कैसे विस्थापन होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो पिछली क्लासें है, कि जो सदिश राशि होती हैं उनको डिनोट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तीर के निशान का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं वेक्टर। तो जो वेलोसिटी है, वेग v से डिनोट किया और उसके ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर v। स्पीड, चाल को s से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? एक अदिश राशि है, लेकिन आप इसके ऊपर क्या नहीं लगाओगे? आप इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाने, वेक्टर का साइन नहीं लगाने के, क्योंकि क्या है? जो चाल होती है, चाल एक अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती है। तो आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं मात्रक की। देखो, जो दूरी का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो चाल का जो मात्रक हो गया, क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं वेग के मात्रक की, यूनिट्स की। तो विस्थापन क्या है? दूरी है। और दूरी किस में मापते हैं? मीटर में। तो मीटर। और समय क्या है? सेकंड मीटर प्रति सेकंड। तो वेग और चाल की जो यूनिट्स होती है वो इक्वल होती है, बस अंतर क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर होता है, सदिश और अदिश का अंतर होता है। यदि हम बात करें डायमेंशनल की, विमा की, तो देखो जो मीटर है उसको L से डिनोट करते हैं हम, और समय को T से। तो L बटे T। यदि इसको हम दोनों को बराबर में लेके जाए, गुणा में लेकर आए, तो L T की क्या हो जाएगी? -1। L T की -1, क्योंकि यहाँ पर T की क्या जो पावर है वो क्या है? प्लस की है। और जैसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा L T की -1। L T की -1। तो आगे चलते हैं हम। तो जो चाल होती है, तो चाल का ऋणात्मक मान संभव नहीं होता। चाल का जो ऋणात्मक मान की बात करते हैं, तो ऋणात्मक मान संभव नहीं है चाल का, क्योंकि चाल में क्या होता है? दूरी, और दूरी ऋणात्मक नहीं होती। लेकिन वेग की बात करते हैं तो वेग का ऋणात्मक मान संभव होता है, क्योंकि वेग में क्या होता है? विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है? ऋणात्मक संभव होता है। यदि हमें A से B तक जाना है, देखो यदि हमें बिंदु A से बिंदु B तक जाना है तो दूरियां अलग अलग हो सकती है। ये दूरी हो सकती है जाने के लिए, ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है। तो कितने भी रास्ते हो सकते हैं। देखो, जो अब बात करते हैं हम चाल की, तो चाल क्या होती है? चाल बड़ी होती है वेग से। जो चाल होती है, चाल क्या होती है? बड़ी होगी वेग से। लेकिन जो हम बात करते हैं एक रास्ते की, ये वाला सीधा रास्ता, A से B तक का सीधा रास्ता, जो जिसको हम कहते हैं सरल रेखा, जो क्या कहेंगे? सरल रेखा। तो कहीं भी क्वेश्चन आता है कि जो सरल रेखा होती है, सरल रेखा पर वेग और चाल में क्या अंतर होता है? तो याद रखना आप लोगों को, सरल रेखा पर वेग चाल के बराबर होती है। सरल रेखा पर, सरल जो रेखा होती है इस पर क्या होता है? सरल रेखा पर वेग इक्वल होता है चाल के, दोनों इक्वल होती है, वेग इक्वल होता है चाल के। सरल रेखा पर वेग बराबर होता है चाल के। तो नोट करना इसको, काफ़ी अच्छा फैक्ट है। सरल रेखा पर वेग बराबर होगा चाल के। अन्य रास्तों पर चाल और वेग बराबर नहीं होने के,
इस रास्ते की बात करते हैं हम तो वेग चाल इक्वल नहीं होने के, इस रास्ते पर भी नहीं, इस रास्ते पर भी नहीं, इस रास्ते पर भी नहीं। लेकिन जो ए से बी का सीधा रास्ता होगा सरल रेखा पर जो रास्ता होगा उस पर चाल बराबर होगी वेग के। तो आगे चलते हैं, इससे देखो वेग और जो चाल है इससे ग्राफ बनते हैं और कई बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ग्राफ पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं ग्राफ के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से। भाई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ग्राफिकल एनटीपीसी के एग्जाम में और अन्य रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, दूरी और समय ग्राफ किसको डिनोट करता है। देखो दूरी होनी चाहिए ग्राफ में और समय होना चाहिए, तो किसको डिनोट करेगा, दूरी और समय, चाल को। क्या डिनोट करेगा, चाल को। सबसे सिंपल क्वेश्चन, दूरी और समय ग्राफ किसको डिनोट करेगा, चाल को। यदि यहीं पर आपसे पूछा जाए विस्थापन और समय जो ग्राफ है किसको डिनोट करेगा, मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें विस्थापन भी हो और समय भी हो, ये डिनोट करेगा वेग को, वेलोसिटी को। ठीक है, अब देखते हैं, यदि आपसे कहा गया इस तरीके से और यहाँ पर कह दिया ये चाल है और ये आपको दे दिया समय, तो आपका ग्राफ इस तरीके से उन्होंने क्रिएट कर दिया। ये आप ले लो इस तरीके से और कहा कि ये ग्राफ किसको डिनोट करता है। तो देखते हैं, वैसे चाल है, सॉरी यहाँ पर क्या लेंगे, दूरी। ये दूरी है और ये क्या है, समय। तो किसको डिनोट करेगा, चाल ग्राफ को। तो देखते हैं, तो कोई यहाँ पर गया इस तरीके से, एक ये 0 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से ये समय है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि जब दूरी 5 थी, समय कितना था, ये दूरी 5 पर आप देख सकते हो 2, दूरी 5 थी, समय कितना था 2। तो जैसे समय बढ़ा, 2.5 हुआ तो दूरी घटने लगी, 4 हो गई, 3 हो गई, इस तरीके से। और फिर ये समय बढ़ता गया तो दूरी घटती गई। जब नीचे गई दूरी तो क्या हो गया, नीचे जाती -1, -2, -3, -4, तो नीचे गई तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। और दूरी क्या होती है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, दूरी जो होती है, दूरी का ऋणात्मक मान संभव नहीं होता। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक में नहीं जा सकती, लेकिन हमारे ग्राफ में दूरी को ऋणात्मक में दिखाया गया है, इस वजह से ग्राफ संभव नहीं है। हमें क्या लगाना है इसका आंसर, ये ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ में दूरी को ऋणात्मक में पहुंचा दिया गया है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये हमने विस्थापन लिया और ये हमने लिया समय। तो विस्थापन और समय के बीच ग्राफ है तो वेग है, तो ये समय है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपका विस्थापन है, 1 0 से स्टार्ट हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें कहा गया इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच दी, सरल रेखा। तो कहा गया ये कैसे वेग को डिनोट करती है, ये कैसे वेग को डिनोट करती है। तो देखते हैं, ये दूरी हुई और ये क्या हुआ, समय। फिर ये क्या हुई, ये दूरी हुई और ये क्या होगा, समय। फिर ये दूरी हुई और ये क्या होगा, समय। फिर दूरी, ये समय, ये दूरी, ये समय, ये दूरी, ये समय। मतलब जितना विस्थापन हो रहा है उतना ही समय बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो हमारी वस्तु है नियत वेग से आगे बढ़ रही है। तो ग्राफ क्या नोट करता है, नियत वेग से बढ़ रही है। तो जो वस्तु है हमारी नियत वेग से बढ़ रही है, काफ़ी इंपोर्टेंट ग्राफ है, आपके रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। नोट करना कि ये क्या शो करता है, सरल रेखा शो करती है कि जो वस्तु है वो नियत वेग से आगे बढ़ रही है। और एक लास्ट ग्राफ और देखते हैं, और आपसे ग्राफ बनाने आ गए होंगे, जैसे हम बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी समझ में आने लगे होंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन ग्राफ से आता है तो आप कर लोगे।
देखो प्रैक्टिस ही ज़रूरी होती है हमारे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। एग्ज़ाम में प्रैक्टिस ही काम आती है। तो देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। तो ये हमने विस्थापन लिया और ये लिया समय। तो समय इस तरफ बढ़ेगा, विस्थापन इस तरफ बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विस्थापन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। और हमने इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो कह देते हैं कि ग्राफ क्या शो करता है। देखो जब 0 समय था तो 0 ही विस्थापन था। तो जैसे ही समय बढ़ा तो विस्थापन नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे ही 2 हुआ तो विस्थापन थोड़ा बढ़ा, 3 हुआ तो विस्थापन और बढ़ा, लेकिन जैसे ही 4 हुआ तो विस्थापन क्या हो गया, 3 हो गया। फिर जैसे ही 5 हुआ तो विस्थापन क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से एकदम से ही क्या हुआ, वेग बढ़ने लगा। तो ये ग्राफ शो करता है कि जो वस्तु है गतिमान वो क्या है, बढ़ते वेग के साथ है। वस्तु क्या है, बढ़ते वेग के साथ गतिमान। बढ़ते वेग के साथ क्या है, हमारी वस्तु गतिमान है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, और हमारा टॉपिक रहेगा त्वरण, एक्सीलरेशन। तो ग्राफ नोट करना, ये ग्राफ हमारे एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, त्वरण, एक्सीलरेशन। तो त्वरण क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है त्वरण क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है त्वरण की। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन त्वरण होता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या है, त्वरण है। माने कि कोई वस्तु चलती है बिंदु 1 से विराम अवस्था से, विराम अवस्था मतलब क्या आता है, इसका वेग 0 है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो इसका वेग बढ़ने लगता है। जो वेग बढ़ता है वही क्या है, त्वरण होता है। त्वरण की वजह से क्या होता है, वेग में परिवर्तन आता है। जो वेग में परिवर्तन होता है वही क्या होता है, त्वरण होता है। यदि हम बात करते हैं सूत्र की, फॉर्मूले की, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, ये होता है त्वरण का फॉर्मूला। यदि बात करते हैं वेग परिवर्तन कैसे ले, हम कैसे देखते हैं वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन देखने के लिए आपको क्या करना होगा, v माइनस यू। आप जब भी लोगे वेग परिवर्तन क्या लोगे, v माइनस यू, जहाँ क्या होता है, v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, और u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। आप हमेशा क्या लोगे, v माइनस यू, मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को लेस करोगे त्वरण निकालने के लिए। तो त्वरण को डिनोट हम करते हैं ए से, जो इसको डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर का निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे इसके ऊपर वेक्टर का निशान, क्योंकि जो त्वरण है ये क्या होता है, सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। जो सदिश राशि होती है उनको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम तीर का निशान लगाएंगे। तो क्योंकि त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। और आगे चलते हैं इसके मात्रक की बात को लेकर, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक बना लेते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो वेग परिवर्तन मतलब वेग बटे समय, वेग बटे समय इसका क्या होगा, मात्रक होगा। तो वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और नीचे क्या है, समय, तो समय क्या होता है, सेकंड। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो सेकंड के सेकंड में गुना,
हो जाएगी, तो क्या हो जाए मीटर प्रति सेकंड। तो कई बार ये आता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कि जो त्वरण होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का जो मात्रक है यूनिट्स है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि हम इसको विमा में कन्वर्ट करें तो विमा बना लेते हैं। तो जो मीटर होता है, मीटर को एल और समय को टी, लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, और क्या करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा एल टी की माइनस 2। तो क्या हो गई डायमेंशन त्वरण की, तो एल टी की माइनस 2। तो आगे चलते हैं, नोट करना बच्चों इसको। डेफिनेशन क्या होती है त्वरण की, फॉर्मूला क्या होता है, कैसी राशि है, मात्रक, और उसके साथ साथ इसकी विमा। तो आगे चलते हैं। देखो एक होता है वेग, वेग और समय ग्राफ पूछ लेते हैं आप लोगों से, वेग समय ग्राफ। तो जो वेग और समय ग्राफ होगा ये किसको डिनोट करेगा, त्वरण को। वेग और समय ग्राफ जो होता है हमारा, इसकी ये डिनोट करता है त्वरण को। तो देख लेते हैं दो ग्राफ त्वरण संबंधित भी जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट रहते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ ये होगा, एक तरफ वेग और एक तरफ क्या होगा समय। 4 5 6 7 इस तरीके से बढ़ेगा वेग, 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि हम एक सीधी लाइन खींचते सरल रेखा, और ये इस टाइप का हमने अभी ग्राफ बनाया भी था जो वेग और वेग से संबंधित था। देखो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। जितना समय बढ़ रहा है उतना वेग बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि त्वरण क्या है, त्वरण एक समान बढ़ रहा है, समान त्वरण है। समान क्या है भाई, समान त्वरण है, एक समान रूप से त्वरण बढ़ रहा है। एक तो ये ग्राफ आपको देखना है, नोट करना है, समान त्वरण वाला। इस टाइप का ग्राफ मैंने अभी वेग ग्राफ में कराया था। और आपको एक ग्राफ भी याद रखना है, वेग और समय को लेकर 1 2 3 4 5 6 इस तरह समय बढ़ेगा। ये 0 होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह क्या बढ़ेगा, वेग। तो यदि इस तरह का ग्राफ बनता है तो इसका मतलब होता है कि त्वरण बढ़ रहा है। त्वरण क्या है, बढ़ रहा है। आप कह सकते हो बढ़ता हुआ त्वरण डिनोट करता है, क्योंकि ये जो ग्राफ है किसमें, वेग में और समय में। और वेग और समय में जो ग्राफ होता है वो ग्राफ किसका होता है, त्वरण का। तो अब चलते हैं आगे। ये दो ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है त्वरण को लेकर। और आगे चलते हैं। जो त्वरण जो होता है, त्वरण का ऋणात्मक मान भी संभव होता है, त्वरण का धनात्मक मान भी संभव होता है, और त्वरण का मान शून्य भी हो सकता है। त्वरण की बात करते हैं तो ऋणात्मक मान भी संभव है, धनात्मक मान भी संभव है, और शून्य भी संभव होता है। देखो जब त्वरण ऋणात्मक आता है, जब त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक त्वरण होने पर क्या बोलते हैं, मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन। एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि मंदन क्या होता है। तो मंदन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को हम क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। धनात्मक तो आपको पता ही होगा, शून्य कब होगा। कहीं पे क्वेश्चन आता है कि त्वरण शून्य कब होगा। देखो त्वरण शून्य कब होगा, जब एक समान वेग से कोई वस्तु गतिमान हो। आपका देखना है, एक समान वेग से गतिमान, एक समान वेग से गतिमान वस्तु में जो त्वरण होता है वो क्या होता है, शून्य। एक समान वेग से गतिमान वस्तु में जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है। और यहीं पर आपको एक नोट करना है कि जब वो वस्तु एक समान वेग से वर्तीय पथ पर गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होता है, स्थिर होता है।
तो आपको नोट डालना है, यहीं पर नोट करना है कि वर्तीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण स्थिर रहता है। जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर एक समान वेग से गति करती है त्वरण स्थिर रहेगा, और जो अन्य जगह कहीं भी हो वो एक समान वेग से गतिमान है तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। बस आपको नोट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार नोट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, देखो हमारे जो एग्जाम थे रेलवे ग्रुप डी के, तो उसमें न्यूमेरिकल आए थे त्वरण संबंधी। तो हम त्वरण को लेकर 2 न्यूमेरिकल करते हैं। जिस बच्चे को कोई डाउट होता है न्यूमेरिकल संबंधी तो वो कमेंट्स में कर सकता है, ये हमसे पर्सनली पूछ सकता है अगर कि त्वरण से न्यूमेरिकल आया हुआ है ग्रुप डी में और हमसे नहीं हो रहा। तो देखते हैं 2 न्यूमेरिकल त्वरण संबंधी जो हमारे एग्जाम में आए थे रेलवे ग्रुप डी के। तो पहला न्यूमेरिकल है, यदि कोई वाहन विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 5 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आए थे रेलवे ग्रुप डी के। तो देखते हैं त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो वेग और एक समय। तो देखते हैं वेग के बारे में। सबसे पहले प्रारंभिक वेग, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, u से प्रारंभिक वेग को। तो वस्तु को ऐसे चली, विराम अवस्था से चली, मतलब वस्तु स्थिर थी और जब खड़ी हुई थी तो वेग क्या था, शून्य था। तो शून्य वेग से उसने क्या किया, चलना प्रारंभ किया। तो प्रारंभिक वेग क्या है वस्तु का, शून्य। अब देखते हैं अंतिम वेग जिसको हम नोट करते हैं v से। तो अंतिम वेग कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड। यदि समय की बात करते हैं तो समय क्या है, समय है हमारा 5 सेकंड। तो हमें समय को t से नोट करते हैं और 5 सेकंड है। तो हमें वेग भी पता है, समय भी पता है, तो हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो लगाएंगे त्वरण का फॉर्मूला, a बराबर v माइनस u बटे t। तो v का मान क्या है 50, u का मान क्या है 0, t का मान क्या है 5। तो कितना आ जाएगा 50 बटे 5, तो कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, निकल गया त्वरण। तो इस तरह हम त्वरण ज्ञात करते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। नोट करना काफ़ी अच्छा है हमारे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर। देखो एक मोटर कार का वेग, एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो मंदन ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो मंदन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण। तो जब त्वरण का मान ऋणात्मक आता है, निगेटिव आता है, इसको क्या बोलते हैं, मंदन। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, ऋणात्मक आएगा मान। तो वही पूछा है मंदन, निगेटिव में त्वरण। तो हमें
वेग और समय चाहिए होता है, तो वस्तु चल रही थी 40 मीटर प्रति सेकंड से, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। जब इसे नोट किया तो अंतिम वेग क्या था 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब v का मान 20 मीटर प्रति सेकंड। अब कितने समय में हुआ है 5 सेकंड में, तो t का मान कितना है 5 सेकंड। तो अब क्या कर सकते हैं हम, त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो त्वरण a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v का मान कितना है 20, u का मान कितना है 40। देखो हमें क्या करना है, हमेशा आपको बताया था कि जब भी हम त्वरण ज्ञात करेंगे तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे, अंतिम में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे। तो अंतिम क्या है 20, प्रारंभिक क्या है 40, लेस किया दोनों को, समय कितना है 5 सेकंड। तो 20 में से -40 तो माइनस के 20 होगा और बटे 5, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 5 चौका 20, तो माइनस की 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो माइनस चिन्ह शो करता है ये शो करता है मंदन को, ऋणात्मक मान शो करता है मंदन को। तो मंदन कितना हुआ 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हुआ। तो इन दोनों न्यूमेरिकल है त्वरण संबंधी। यदि किसी बच्चे को डाउट हो अन्य न्यूमेरिकल पर, तो त्वरण संबंधी न्यूमेरिकल है ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए तो पूछ सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, और बल कार्य है उसके बारे में शक्ति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।